नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अक्षर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आने वाले एग्जाम्स के लिए हम कर रहे हैं आपके एग्जाम जो आपकी क्वेश्चंस है उनको हम सीरीज में चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो उसमें हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुकी है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था आपका प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस है ना। और यही जो है आपका फंडामेंटल राइट्स का आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो 25 क्वेश्चन तो हम कल की क्लास में कर चुके हैं। बस आगे की आने वाली क्लास में आज हम जो है 20 या 21 प्रश्नों पे आज चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स का हमारा सेकंड पोर्शन है, ये सेकंड पार्ट रहने वाला है। इसी में हम बात करते हैं आपकी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है, पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, देखिए जरा पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि असर्शन रीजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और हमें इसका आंसर देना है, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो पहला असर्शन और रीजन यानी कि कथन कारक वाले प्रश्न दे रखे ये हमें देखना है। इसमें क्या बोल रहा है? द स्टेट में ट्रीट अनइक्वल पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इक्वल बेसिस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स। उसी का रीजन दे रखा है, द लॉ शैल बी इक्वल अमंग इक्वल एंड शैल बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड। यानी कि असर्शन हिंदी में अगर हम देखें तो क्या कह रहा है? राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बट यहीं पे क्या बोला जा रहा है? समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो यहाँ पे देखो कथन कारक वाला, असर्शन रीजन वाला है क्वेश्चन। तो अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, है ना, और क्या उसका रीजन जो है वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भाई सी हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्यों आखिर हम कह रहे हैं कि सी इसमें राइट आंसर है? देखिए चलिए देखते हैं हम क्या बोलता है। बोथ ए एंड आर करेक्ट। अगर हम इंडिविजुअल रूप से देखा जाए तो असर्शन और रीजन जो है आपका बिल्कुल सही है। असर्शन जो अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 15 के साथ रिजेंबल करता है, राइट। अगर मैं बात करूँ आपके रीजन की तो ये आर्टिकल 14 के साथ रिजेंबल करता है, आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। अब आपको ध्यान रखना आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 क्या कहता है। तो इंडिविजुअली देखा जाए तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर देखा जाए रीजन को तो रीजन जो है असर्शन यानी स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीजन है उसमें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 15 के जो एक्सेप्शन केस था, अपवाद था कि जो है सरकार जो है कुछ बेसिस पे क्या कर सकती है, रिजर्वेशन लगा सकती है, यानी कि अनइक्वल ट्रीटमेंट कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 14 क्या कह रहा है कि समान रूप से विधि बनाकर समान रूप से प्रशासित की जाएगी, यानी कि जो कानून है वो सभी पर समान रूप से देखा जाएगा। तो ऊपर अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट आपका अनइक्वल की बात कर रहा है और रीजन आपका किसकी बात कर रहा है? इक्वल की। तो इंडिविजुअली तो दोनों सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो इंडिविजुअल रूप से तो सही है, लेकिन रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे करेक्टली मैच की बात की जा रही है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बच्चे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को 32 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़ाई थी जिसमें आप रिट लगा सकते हैं। तो ये रिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूँ सेकंड, तो हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ होता है, बिल्कुल सही। मैंडमस मतलब भी कमांड होता है, लेकिन प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिशन मतलब टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है। टू बी सर्टिफाइड होता है आपका किसका? सर सीरियो का। एंड क्यू वारंट अधिकार परीक्षा भी आपका बाय वर्थ अथॉरिटी है ना, किस अधिकार से। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताए हुए और ये भी बताया था कि आपको जो है यहाँ पे इनके लैटिन वर्ड्स भी याद करने, इंग्लिश वर्ड्स भी याद करने और हिंदी में भी याद करने। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है PYQ से ही उठाए हुए हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगेन जो है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड आ गया है। तो यहाँ पे देखो कुछ आर्टिकल्स है, इन आर्टिकल्स को आप आराम से कर सकते हो। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है? मानव दुर्व्यवहार यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 32 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आर्टिकल 31 कहता है राइट टू माइनॉरिटी एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नहीं भाई, आर्टिकल 30 में नहीं कहता है, ये आर्टिकल 31 में नहीं कहता है। किसमें कहता है? ये आर्टिकल 30 में कहता है कि जो अल्पसंख्यक है उनके पास अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए राइट टू मतलब उनके पास शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। 31 की मैं बात करूँ तो 31 मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें किससे रिलेटेड है वो आपका मिलिट्री से रिलेटेड है ना, कि आर्म फोर्सेस के लिए क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है उनके फंडामेंटल राइट्स पे। तो ये आपको जो है आर्टिकल
30 से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग से, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। बच्चे अगर आप लोगों को आर्टिकल से याद है तो ही आप लोग इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ रिट ऑफ सर्सीरियो इज इशूड बाय द हायर कोर्ट। जो सर्सीरियो रिट है यानी कि उत्प्रेषण है, जो किस आधार पर जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है रिट जारी की जाती है, टू अ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर केस टू इट फॉर रिव्यू। एक अधीनस्थ न्यायालय को यह है कि पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु किसी विशेष मामले की कार्यवाही का अभिलेख उसे हस्तांतरित कर दे। सेकेंड है टू अ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस, यानी कि एक अधीनस्थ न्यायालय को यह कहे कि किसी मामले की विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दे। थर्ड कहता है टू एन ऑफिसर टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड द पर्टिकुलर ऑफिस, किस एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने का अधिकार को बताए। फोर्थ है टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोड्यूस अ डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स, एक लोक प्राधिकारी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मैं बात करी तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो सर्सीरियो रिट है वो किस बेसिस पे लगती है भाई, कि जो हाई कोर्ट होता है क्या बोलता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर करने के लिए बोलता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको कराया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। अगेन 5th क्वेश्चन जो आपका मैच द फॉलोइंग से आ गया है, तो मैच द फॉलोइंग से देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, हाँ बिल्कुल सही, कानून के समक्ष समानता ये किसको है भाई, नागरिक और व्यक्ति दोनों लोगों को है ना, यानी कि जो विदेशी मूल का व्यक्ति भारत में उसको भी है और जो नागरिक है उसको भी है। पावर टू चेंज द नेम ऑफ स्टेट, भाई क्या वो राज्य विधानसभा को है, बिल्कुल नहीं, राज्य विधानसभा को नहीं है, किसको है भाई, पार्लियामेंट को है। तो यहाँ पे जो है करेक्टली मैच कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, पावर टू पार्लियामेंट, बिल्कुल सही कि पार्लियामेंट के पास पावर है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक, है ना, कि जो है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता सभी को है, सभी को इन द सेंस कि केवल भारतीयों के, कोई विदेशी मूल का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे को जो है यहाँ पे सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी पद हासिल करना है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई आपका, कि राज्य का नाम बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, संसद को है, संसद विधि बनाती है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, है ना, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हमने देखा था ये। चलिए भाई 6th क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ। Which of the following matters fall under the jurisdiction of both the High Court and Supreme Court? निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन से अधिकारिता में आते हैं? तो देखो आप लोग कैसे, disputes between the center and the state, disputes among states, protection of fundamental rights या protection against violation of the constitution। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए, क्या होगा इसमें 6 का आंसर, तो प्रोटेक्शन ऑफ, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसके अधीन आते हैं भाई, जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसके मामले को सुलझाता है भाई, दोनों किसके पास है अधिकार, किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जा सकते हो फॉर द अबॉलिशन ऑफ या फॉर द अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को हार्म करता है ना, कि संरक्षण के लिए, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हमने 6 भी क्लियर कर लिया। चलिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो स्क्रीन मुझे थोड़ा सा जूम आउट करनी पड़ेगी, है ना। चलिए भाई आर्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन है 16 का 2, 29, 30, 18 क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा इसमें सही है। अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है थोड़ा सा यहाँ पे मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका मैच द फॉलोइंग वाला है और यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं आपके, राइट। तो ऑप्शंस को अब हम मैच करते रहेंगे। तो इस साइड आप 1 लिख दो, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, राइट। अब हम इनको मैच करते हैं। आर्टिकल 16, अब देखो आर्टिकल 16 किसमें कहता है, द स्टेट्स विल नॉट कन्फर एनी टाइटल। देखो अबॉलिशन ऑफ टाइटल तो आपका किसमें बताता है भाई, आर्टिकल 18 में बताता है। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही, 16 का 2 यानी कि सरकारी नियोजन पे। चलिए 29, ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेट, बिल्कुल सही। और आर्टिकल 30, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं बात करूं
तो 29 का क्या हो जाएगा भाई? 29 का हो जाएगा ऑल माइनॉरिटीज शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, है ना, कि सब अब सभी अल्पसंख्यकों के पास अपने मनपसंद शैक्षणिक संस्थान की स्थापित करने का अधिकार है। और 30 जो बच गया आपका 30, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू स्टेट मेंटेन्ड और एड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16 का यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि ए का 2, बी का, अगर मैं बात करूँ बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इस तरीके से आप इसको मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस नहीं है तो इसको हम आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो है यहाँ पे विचार करना है, कौन कौन से है भाई ये आपको, मेरे को दिख रहा है ये आपका किससे रिलेटेड, राइट टू प्रॉपर्टी से। तो पहले मुझे बताइए कि कौन सा सही है। अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहले स्टेटमेंट भाई गलत हो जाएगा। भाई गलत होने का क्या रीजन है कि आर्टिकल 301 में नहीं है, किसमें है भाई, आर्टिकल 300 ए में है। 300 के ए में आपका राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको रखा गया है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक क्या बन गया, लीगल राइट बन चुका है। अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो पहले ये एक फंडामेंटल राइट था बट अब हमने इसको एक लीगल राइट बना दिया। आर्टिकल 300A was inserted in the Constitution of India by 44th Constitutional Amendment Act during the Congress government at the center। क्या ये पॉइंट सही है? देखो भाई, अगर मैं बात करूं तो 300A भी बिल्कुल सही है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो उस समय जब आपका ये संविधान संशोधन हुआ था, जब आपका जो है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उस समय आपकी कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय आपकी जनता पार्टी की सरकार थी। और जनता पार्टी में भी आपके कौन थे, मोरारजी भाई देसाई। तो मोरारजी भाई देसाई की सरकार के समय आपका जो है यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को एक लीगल अधिकार बनाया। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी गलत हो गया। तो देखो भाई यहाँ पे बच्चा अगर जिसने पढ़ा होता तो वो ये भी सही करता, ये भी सही करता, आंख बंद करके क्या कर देता, 2 और 3 को सही कर देता। बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या दे रखा था, कांग्रेस। तो उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली 2 विल बी योर राइट आंसर। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बच्चे आप क्वेश्चन पेपर में बनने लगे हैं, क्योंकि अब आप एक पीसीएस का एग्जाम दोगे तो वहां पर आपको जो है ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, देखो सब्जेक्ट का मतलब ही है जीएस। जीएस मतलब होता है कि आपने कितने गहन अध्ययन किया है, कितना डीप नॉलेज है आपको, बस यही चेक किया जाता है और कुछ नहीं चेक किया जाता। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने देख लिया है। जिन बच्चों का सही था, अगर थर्ड ऑप्शन को भी सही कह रहे थे तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि किस तरीके से आपका जो है यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाता। चलिए भाई आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। अच्छा देखिए, 9th क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आज हमने फंडामेंटल राइट्स के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, राइट। अब जो है कल आप लोग डीपीएसपी पढ़ के आएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अब आप पढ़ के आएंगे। ओके, तो कल की क्लास में हम जो आपके डीपीएसपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ब्रिटिश सिटीजन रेसिडिंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम, यानी कि अगर कोई भारत विदेशी मूल का व्यक्ति है तो किस चीज का दावा नहीं कर सकता। तो आपको पता है 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे अधिकार है, ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिले भाई, इंडियन सिटीजन को मिले। इसके अलावा बाकी के जो आर्टिकल्स हैं, बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है, लाइक आपका 14 हो गया, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो इस तरीके के जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये आपके विदेशी लोगों को भी है। जो एलियन है आपके यहाँ, एलियन बेसिकली बोला जाता है जो फॉरेन कंट्री के मेंबर्स आपके इंडिया में रहते हैं, उनको हम एलियन कहते हैं। चाहे वो घूमने के लिए आए हो, चाहे वो बसने के लिए आए हो, तो वो व्यक्ति आपके यहाँ क्या कहलाया जाएगा, एलियन कहलाए जाएंगे। तो जो व्यक्ति विदेशी है, जो व्यक्ति भारत का नागरिक है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, बिल्कुल सही, यानी कि आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है, आपके आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ किसको है, भारत मूल के व्यक्तियों को, भारत मूल के नागरिकों को है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी 21 और फ्रीडम ऑफ रिलीजन 29। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 20
5 है ना, 25, 26, 27 के अंदर आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विदेशी लोग जो है ये अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है भाई, भारत के नागरिकों को। तो 9th का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 ए, सॉरी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स एग्जामिन द प्रोसीजर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। क्यो वारंटो, मैंडेमस, सर्सीरियो, हैबेस कॉर्पस। अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। देखो, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो अगर मैं बात करूँ तो सर्सीरियो इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलिए भाई, अब जो है 11वें प्रश्न की बात करते हैं। देखो, ये कल ही मैंने आपको बताया था, द बॉन्डेड लेबर एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित कब किया गया था, 1976 में पारित किया गया था। अगर नहीं मालूम है तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। चलिए, 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड व्हेन अ केस इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो भाई, क्या वो मैंडेमस है, क्या वो सर्सीरियो, क्या वो प्रोहिबिशन है, क्या वो क्यों वारंटो है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्रोहिबिशन। अगर कोई मामला बात करी जाए पेंडिंग है तो उस मामले में क्या कर सकते हो आप, रेट लगा सकते हो, है ना। चलिए, 13 की ओर बात करते हैं, 13वें प्रश्न की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकनिज्म। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है ना। चलिए, स्टेट इन विच पीपल आर सुप्रीम, अ स्टेट इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन इलेक्टेड हेड, the state in which the supreme power is vested in a single person like a king, a government in which representative are elected by the people। तो 13 का राइट आंसर क्या होने वाला है, अगर मैं बात करूं तो गणतंत्र अवधारणा से संबंधित कौन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 14 की अगर बात करते हैं, 14 क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ सस्पेंशन। किस चीज के सस्पेंशन की पावर रखता है आपका प्रेसिडेंट। तो बच्चों, आप लोगों को ये चीज नहीं मालूम होगी, आपको पता है कि इमरजेंसी के दौरान आपका जो है आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं ना। और अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19, तो फंडामेंटल राइट्स जो आपके आर्टिकल 19 में, यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो नेशनल इमरजेंसी लगने के टाइम पे आपके राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो आर्टिकल 19 को क्या कर दे, सस्पेंड कर दे, निलंबित कर दे। अब आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 में प्रोविजन कौन कौन से और किस चीज से रिलेटेड है। चलिए, 15 की बात करते हैं। 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। के एम मुंशी वॉज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी एज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बलवंत राय मेहता कमिटी रिपोर्टेड 1957 recommended the पंचायती राज सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो भाई बताओ कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, 15 का आंसर दीजिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या गार्जियन होता है फंडामेंटल राइट्स का, प्रेसिडेंट होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो आपका न्यायालय है, कोर्ट आपका जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में गार्जियन होता है किसके, फंडामेंटल राइट्स का। यानी कि अगर कोई हार्म कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को तो उसको जो है रिव्यू कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ना कि प्रेसिडेंट। तो ये भी सही है कि के एम मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बलवंत राय मेहता समिति, ये आपको पता है, लेकिन अंडर द ये आपका प्रेसिडेंट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। संविधान में प्रेसिडेंट नहीं कौन है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। चलिए भाई, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये, मैच द लिस्ट, है ना। एक तरफ प्रोविजन दे रखी है, एक तरफ आर्टिकल्स दे रखी है। तो प्रोविजन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अनिच्छेद, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 फ्रीडम, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें दे रखी है भाई आपके, किसमें अगर देखा जाए। चलो फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं राइट टू एजुकेशन किसमें भाई आपका, आर्टिकल 21 का ए। तो जिन बच्चों को अगर दो आर्टिकल्स भी पता है तो आप लोग कर सकते हो कि नहीं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं बी की, तो बी का क्या हो जाएगा, धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता, ये आपका आर्टिकल 26 और माइनॉरिटीज में आपका हो जाएगा आर्टिकल 29। तो क्या हो रहा है इसमें, डी ऑप्शन आ रहा है, इसमें डी ऑप्शन आ रहा है, 3, 4, 1, 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए, 18
फॉर पर्सनल लिबर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड बाय द हाई कोर्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? मैंडेमस, क्यू वारंट, हैबेस कॉर्पस या प्रोहिबिशन? 18वें प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को लगा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबेस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना। 19, अब देखो आपके 2-3 प्रश्न बचे हुए हैं। 19 अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। दूसरा, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द राइट टू एजुकेशन इज अ ह्यूमन राइट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू डेवलपमेंट। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे आपका 19 के आंसर की बात करूं मैं तो 19 का आंसर क्या होने वाला है आपका? चलिए, तो यहाँ पे 19 का आंसर क्या होने वाला है? अभी हमने कौन सा देखा था? हाई कोर्ट, है ना, ये हैबेस कॉर्पस वाला। अब जो है मैं यहाँ पे 19 का आंसर की बात करें तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, है ना। चलिए, राइट, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसको इंक्लूड करता है? तो भाई बताओ मुझे, यहाँ पे किसको इंक्लूड करता है? तो मानव देह के व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी, प्रोहिबिशन, संविधान शोषण के विरुद्ध यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की जा रही है ना। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में एक तो आपने पढ़ा था प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना। दूसरा आपने पढ़ा था कारखानों में बच्चों के निषेध के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है इसमें? 1 और 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये अब हमने अलग अलग देखा था। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमने कौन से 2 प्रोविजन देखे थे? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। चलिए, 21 द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर गिवन, वन असर्शन एंड अदर रीजन। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग परिभाषित नहीं किया है। चलिए, 21 का आंसर देखेंगे भाई। 21 का क्या आंसर होने वाला है? 21 के आंसर की मैं बात करूंगी तो क्या हो जाएगा भाई इसमें? द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एनी लिंग्विस्टिक, संविधान केवल भाषा या धार्मिक। कैसे भाई? आपने पढ़ा था तो यहाँ पे आर्टिकल 30 तो सही है, आर्टिकल 30 बिल्कुल सही है कि जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया में, अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफाइड रूप में हमें डिस्क्रिप्शन नहीं देखने को मिलता है कि आपके जो अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से है। बट फिर भी हम जो है अल्पसंख्यक समुदाय किनको बोलते हैं? 6 वर्गों को बोलते हैं, जिसमें आते हैं आपके मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, है ना, ये आते हैं। लेकिन अगर रीजन की बात करी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज, क्या जो संविधान है वो भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? नहीं, अल्पसंख्यकों को मान्यता देने का कोई प्रोविजन है ही नहीं। बट फिर भी हम जो है यहाँ पे 6 लोगों को मान्यता मानते हैं। तो ना केवल भाषाई रूप में हम बोलते हैं, ना केवल धार्मिक रूप से। तो अगर देखा जाए, अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो इंडिविजुअली जो है दोनों सही है। बट अगर कथन के रूप में देखा जाए, एक्सप्लेनेशन, अगर स्टेटमेंट के रूप में देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन आपका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए भाई, आज के क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है ये, सॉरी आज की जो सीरीज है उसका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राइट। तो अंडर विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट दिस इज राइट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी इज इंक्लूडेड। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध स्पष्ट समाविष्ट है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट टू इक्वालिटी। तो क्या हो जाएगा भाई इसमें हो जाएगा आपका राइट टू इक्वालिटीज। तो भाई देखो, आपने जो है मेरे साथ कल भी फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट किए, आज भी हमने फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 कंप्लीट किया, राइट। तो कल हम जो है डीपीएसपी को सॉल्व करेंगे। तो कल हमने 25 किए थे, आज हमने लगभग 20-21 के आसपास कल, यानी कि हमने 45-50 के आसपास जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया, और ये अपने आप में बहुत होते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आपसे कल डीपीएसपी में मिलेंगे। तो कल आपका जो है, अभी आप होमवर्क लिख लीजिए कि आपको जो है डीपीएसपी को रिवाइज करके आना, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम डीपीएसपी को रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।